तो उस असाइनमेंट में जो डाउट है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा फंडामेंटली बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट जो डाउट है पूछ लो। सर 7th। यस सर, मुझे यस सर 7th। हाँ, नंबर बोलते चलिए, तब तक मैं वो असाइनमेंट निकाल के रख लेता हूँ। नहीं, कहाँ से दिया था? अच्छा, मेरे सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बोला आपने? 7th। 7। उसके बाद सर एक रीजनिंग टाइप करके 2 क्वेश्चन है सर, बट उसमें सर ऑप्शंस ऑप्शन ही नहीं नहीं है दिए। सर। हाँ हाँ बता सर। दो, नंबर बता दो, क्वेश्चन नंबर बोलते चलो। क्वेश्चन नंबर 12 and 13। 12 सर। 12, 13 16 13, 16, सर 10 10, सर 11 24। 11 24 सुना मैं, और सर 25 भी। 25, सर 17 17 हो गया। सर 15 सर एक 21 भी है। सर क्वेश्चन 9। हाँ सर ओ 21 सब लगता है मैं ही बताऊंगा। 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 बच गया, 21, 24, 25। बाप रे, इतना पूछेगा? नहीं बताऊंगा कुछ भी, जाओ। लोग बहुत परेशान करता है। बताता हूँ मैं दूसरा कुछ कर रहा था, इससे लिखता हूँ ताकि इरेज कर पाऊँ और वो स्कूल भी होता जाएगा। तो 7, 9, 10 जिसका छूट जाए बताना। 10, उसके बाद क्या था? सर 11 11, 15 सर 12 and 13। तो 12, 13 भी था। 12, Yes, sir. 13, 15 15, 18 और 19 को छोड़ के सब था। 16, Sir 17, 17। 18, 19 छोड़ के 21 21 तक। 21 था। 20 24 25 Yes, 24, sir. 25। टोटल कितने क्वेश्चन है? 26। 20 ठीक है, चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ही नहीं है। अब बताता हूँ हाँ क्या, सर। 2 मिनट बता देता हूँ। वो जितने भी होते हैं ना, तो 12, 13 डाउट नहीं, एक्चुअली ऑप्शन का प्रॉब्लम है ना, कि असर्शन रीजनिंग में हाँ, ऑप्शन ABCD क्या लिखते हैं ही ना, बता देता हूँ। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, a particle is revolving in a circle of radius 1 meter with angular speed omega radian per second at t equal to 0. It was subjected to constant angular acceleration alpha and its angular speed increases this much rpm in 2 seconds, है ना? So this much rpm in 2 seconds, तो angular speed increased 2। तो देखो ये हो गया ओमेगा कितना, तो 480 अपॉन पाई, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो इंटू 2 पाई, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो अपॉन 60। ये बात समझ आया? यस सर। तो
ओमेगा मेरा हो गया 16 रेडियन पर सेकेंड, और इनिशियल ओमेगा मतलब ओमेगा नॉट मुझे मालूम है, और टाइम 2 सेकेंड मालूम है। तो क्वेश्चन ए एंगुलर स्पीड पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा लिख सकते हैं। सो 16 इज इक्वल टू 12 प्लस अल्फा इंटू 2, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. तो अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगी। Yes, sir. एक आंसर चेक किया, यही है। यस सर, आंसर ये बी टेंजेंशियल वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा सीखे हैं हम लोग। यस अच्छा, तो r है 1 मीटर और ओमेगा होगा टाइम का फंक्शन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू 12 है और अल्फा 2 निकाल चुके हैं, तो 12 प्लस 2t दिस मच मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का आंसर है। Yes, sir. सी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन मेरा तीनों होगा, दोनों होगा, मतलब रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा, है ना। Yes, sir. तो टोटल एक्सेलरेशन मेरा होगा अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सिखाया था ऐसा। Yes, sir. रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा। आई बात समझ में। Yes, sir. यस सर r की वैल्यू 1 दे रखी है और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों को यहाँ मिल चुका है 12 प्लस 2t। तो ये मेरा हो जाएगा 12 प्लस 2t का पावर 4 और r की वैल्यू 1 अल्फा की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर। आपसे पूछा है 0.5 सेकेंड और 3 सेकेंड पर, यही पूछा है ना। Yes, sir. तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर t की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 13 टू द पावर 4 प्लस 4, और दूसरा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर 3 पुट करेंगे तो 3 टू जा 6, 12 प्लस 6 18। तो इस केस में टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 4। होगा ऐसा। Yes, sir. सर सर वो 16 रेडियंस पर सेकंड का स्पीड फिर अटेन करता है, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं रहता है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है। अच्छा ऐसा दिया हुआ है क्या। हाँ सर, दिया ना, पार्टिकल देन हाँ कंटिन्यू। ठीक है यहाँ लिखा है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर केवल रेडियन होगा, है ना। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर केवल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ओनली रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और वो रेडियल एक्सेलरेशन में स्पीड कितनी हो जाएगी, जो t इज इक्वल टू 2 पर है, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर v स्क्वायर बाई r।
है ना? तो 16 स्क्वायर कितना होता है? 256. 256. 256। तो ये हो जाएगा 256 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितना होगा कोई बताएगा? 13 टू द पावर 4 प्लस 4। सर 28565. 28565। अब बाकी करके देख लेना, इसका स्क्वायर रूट मैं कहाँ निकालूं, चेक करके देख लो क्या अप्रोक्सीमेटली 169.0। आंसर देखो पीछे से मैच करता है। Yes. हाँ सर। ठीक है, सो 7th इज डन। नहीं, एक और है 7th में, डी भी है। ओके सर आप वो एक बार t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स का बता सकते हैं कि वो रेडियल एक्सेलरेशन ही क्यों आया? लिखा है ना यहाँ पर कि पार्टिकल देन कंटिन्यूज टू मूव विथ अटेंड स्पीड 2 सेकेंड के बाद। तो कंटिन्यूज टू मूव विथ अटेंड स्पीड का मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है आफ्टर 2 सेकेंड। यस सर, गॉट इट। है ना? डी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो देखो t इक्वल टू 3 सेकेंड में t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 में जो θ1 होगा उसको मैं लिखूंगा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। ओमेगा Yes, नॉट sir. कितना है? 12. 12। तो ये हो गया 12 इंटू 2 प्लस हाफ। अल्फा कितना आया था? 2 आया था शायद। Yes, sir. तो ये हो गया 12 टू जा 24 प्लस 4 28 रेडियन। Yes, sir. अच्छा, और t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक जो एंगल जाएगा θ2 वो तो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। और उस समय ओमेगा कितना है? देखो निकाला था ना, t इक्वल टू t2 पर ओमेगा 16 रेडियन पर सेकेंड। Yes, sir. तो 16 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 16 रेडियन। तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? तो 28 प्लस 16 कितना होगा? 44. 44 रेडियन। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये 44 रेडियन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई रेडियन के बाद तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है ना। Yes, sir. समझ रहे हो? हाँ सर. तो इस 44 रेडियन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा वो निकाल लेते हैं। दैट इज 44 अपॉन 2 पाई, दैट इज 22 अपॉन पाई। कितना आएगा? 7. 7 आता है एग्जैक्टली। हाँ 7 ही आएगा। तो 7 रिवॉल्यूशन आ गया। तो 7 रिवॉल्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। बोलो। हाँ sir. यस सर। सो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आया समझ में सबको? सर आप एक बार वापस बता सकते हैं? क्या? बोलिए कौन सर सा? कि वो नहीं सर, ये लास्ट स्टेप है। ये θ1 θ2 को ऐड किया मैं, वो समझ आया? यस सर। अच्छा,
तो ये उतना एंगल चला है ना। यस तो सर। और रेडियन में तो 2 पाई रेडियन के बाद सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जहां पर था वहीं आ जाएगा ना। यस सर। है ना। ओके सर, समझ गया। टोटल 44 रेडियन अगर चला है मतलब 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जिसको करना है। आगे बढ़ो। हाँ सर, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। A stone is thrown horizontally with velocity 15 meter per second. Find the tangential and normal acceleration of the stone 1 second after it begins to move. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सब। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो सब। मैंने आपको सिखाया था ना कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये एक जनरल टर्म है। सब लोग ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन में ही हो, किसी भी मोशन में हो सकता है। तो एक स्टोन को अगर हम हॉरिजेंटली थ्रो करें, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऐसे कहीं जाएगा। और ये पाथ सर्कल तो नहीं है, पैराबोला का पार्ट है, मालूम है आपको, प्रोजेक्टाइल में पढ़े हैं आप। यस सर। है ना। तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। 1 सेकेंड के बाद ये तो कंपोनेंट 15 रहेगा, है ना। यस सर। और ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। तो जो रिजल्टेंट हाँ, सर। वेलोसिटी होगी इन दोनों की वो अलोंग टेंजेंट ऐसा होगा। Yes, sir. यस सर। ध्यान से सीखो सब, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ। तो ये वाला डायरेक्शन मेरा होगा। ऐसा क्वेश्चन फिर बुकलेट में एक भी नहीं मिलेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये डायरेक्शन ही टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा ना। हाँ, sir. यस सर। हाँ, sir. तो पहले डायरेक्शन का सेंस ले लो, फिर तो हो ही जाएगा। और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम, ये कहलाएगा नॉर्मल डायरेक्शन। हाँ, sir. यस सर। इस पूरे प्रोसेस में फोर्स क्या है, ग्रेविटी। फोर्स तो सिर्फ mg है ना बेटा। यस। बोलो। अच्छा, तो मैं जरा सा फोर्स को किस कलर से ड्रॉ करूं, इससे कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा फोर्स mg। अब कोई एक जो मन करे, मान लो ये एंगल थीटा है, या ये जैसा मन करे, मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा। यस यस सर। तो फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में कितना हो गया, mg sin theta. mg sin थीटा। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया mg cos थीटा। कॉस थीटा। mg cos थीटा। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, यही पूछा है ना। यस तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है अपॉन मास।
बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज g cos थीटा। इस ट्रायंगल में, इस वेक्टर में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2/3. 15/10। Sorry, 3. दैट इज 3/2 होगी। बोलो। Yes, sir. तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√13. 2/√13 ऐसा। हाँ सर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा हो गया 10 × 2/√13। देखो तो 20/√13 है आंसर। हाँ Yes, हाँ sir. सर, 2g Yes, by sir. हाँ हाँ सर। रेडियल एक्सेलरेशन भी पूछा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। हाँ, नॉर्मल पूछा है, sir. नॉर्मल का क्या आंसर दिया है? 3g/√13. 3g। तो mg sin हाँ, sir, थीटा। mg sin theta. हाँ, g sin थीटा होगा ना। Yes, sir. सो नॉर्मल एक्सेलरेशन मेरा हो गया, नॉर्मल रेडियल जो भी बोलो, दिख रहा है नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स अपॉन मास, दैट इज जी साइन थीटा। तो सब कुछ वही करेंगे तो ये 30/√13 होगा। होगा। Yes, Yes, sir. sir. ये अच्छा क्वेश्चन तब होता जब इसमें पूछता, देखो मैं पूछ देता हूँ, अच्छा हुआ ये डाउट में पूछ लिया, नहीं तो मैं नहीं पूछता। अच्छा क्वेश्चन तब होता जब इस क्वेश्चन में ये भी अटैच्ड होता, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सर्कल तो है नहीं, है ना? यस सर। ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट t इज इक्वल टू, कोई भी पूछता, क्वेश्चन में 1 सेकेंड दिया है तो मैं 1 सेकेंड नहीं पूछ रहा हूं। तो हम लोग क्या करते कि नॉर्मल एक्सेलरेशन तो हमेशा v²/r होता है। Yes, sir. अच्छा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है मुझे 30/√13। v की वैल्यू मालूम है मुझे, उस मोमेंट पर 15 कितना आया था, 15 और 10 का ये समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैग्नेट। 15² + 10² का अंडर रूट, तो होल स्क्वायर है तो यही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मुझे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट मुझे याद आया कि इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको सिखा दूं तो बता दिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा हो जाएगा √13, जो भी वैल्यू आ जाए, इंटू 15² + 10² डिवाइडेड बाय 30। सो 325/30 इंटू √13 मीटर, जो भी होगा वो आंसर आएगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. Done. हो गया सबका? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। A
particle is moving with constant speed v on a circular path of radius r. Magnitude of average acceleration of the particle in time t. ये तो बेटा क्लास में भी कराया था शुरू में काइनेमेटिक्स में, एकदम चिंदी है, मुझे नहीं लगता इसमें पूछने की कोई जरूरत है, फिर भी चलो। t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है मान लो, तो t इज इक्वल टू t पर यहाँ हो गया है ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब इस मोमेंट पर वेलोसिटी इधर हो गया और इस मोमेंट पर स्पीड उतनी ही है बट वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसको मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो v इंटू टी, तो थीटा की वैल्यू होगी v इंटू टी अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। बोलो बोलो। यस सर। Yes. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही हुआ ना, और सेम है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टाइम t। चमक रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. So 2v square common 1 minus cos theta upon t, 1 minus cos 2a को 2 sin square a लिख सकते हैं, यस सर। तो ये हो जाएगा 4v square sin square theta by 2 डिवाइडेड बाय t, तो ये फाइनली हो जाएगा 2v अपॉन t इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 होगा, और थीटा मिल चुका है vt बाई आर, तो मेरा आंसर फाइनली हो गया 2v अपॉन t इंटू साइन ऑफ vt अपॉन 2r। ऐसा कुछ है ऑप्शन में, देखो तो। हाँ सर ये। हाँ सर यही आंसर। कौन सा है, डी? बी सर बी। अच्छा डी में तो 10 है, बी। Yes, sir. हो गया सर। ठीक है। सर अगर उन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी दी है तो हम एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर नहीं लिख सकते? वो तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, आपसे रेडियल एक्सेलरेशन नहीं पूछा है ना। ओके सर। हो गया सर। हो गया। आगे बढ़ो। 1 मिनट सर। यस सर।
Next is 11, 12. Yes, sir. अच्छा 12, 13 में तो assertion reasoning है ना. assertion reasoning का जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होता है बता देता हूँ. जब भी assertion reasoning वाले क्वेश्चन आए मेरे असाइनमेंट में तो हो सकता है कि मैंने उसका ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हो, क्योंकि ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है, ये यही पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ assertion reasoning क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं. उसमें देखते हो 2 स्टेटमेंट दिया रहता है ना. तो उन दोनों स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा होता है इंस्ट्रक्शन कि ये क्या कर दिया मैंने. एक मिनट रुक जाओ. एक मिनट. वो जो लिखा था ना वही है, बट उसमें स्टेटमेंट ए और बी दिया हुआ है, उसका मतलब यही होता है. तो ए और आर जो पहला स्टेटमेंट होता है ना उसको बोलते हैं एसर्शन. तो जो यहाँ पर ए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, समझे? समझ रहे Yes, हो? sir. इतना सफिशिएंट है. तो हमेशा क्या कीजिए कि अगर एसर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है तो उसको हम लोग ऑप्शन ए कहते हैं. दोनों ट्रू है बट रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी है. सी में ए इज ट्रू. समझ रहे हो सब कुछ? तो ये इसका क्या है कि कॉमन इंस्ट्रक्शन है. तो एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में मेरे असाइनमेंट में हो सकता है इंस्ट्रक्शन ना लिखा हुआ हो. ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर जगह फॉलो होता है. ठीक है? तो ये हो गया किसके किसके लिए? 12, 13 के लिए. बीच में 11th छूटा हुआ है क्या? यस सर. हाँ, एक 11th बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11th में आ जाइए. A solid body rotates about a stationary axis so that its angular velocity depends on rotation angle. कुछ ऐसा दिया हुआ
At the moment t equal to 0, theta is 0. Find the time dependence, rotation angle, angular velocity. तो क्या इसमें क्या दिक्कत हो गया बेटा? ओमेगा को मैं d थीटा बाई dt लिख सकता हूं. बोलिए. Yes, sir. तो Yes, d sir. theta by dt is omega naught minus a theta, ऐसा है. तो यहां Yes, से sir. मेरा आ गया d theta अपॉन ओमेगा नॉट माइनस a theta इक्वल्स टू dt. इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए. t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 है. t इज इक्वल टू t पर मुझे थीटा चाहिए, है ना. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ए थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए, ऐसा होगा. बोलो. ये इंटीग्रेशन ऐसा होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे. -1/a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ए थीटा. दोबारा थीटा 0 पुट करेंगे तो ओमेगा नॉट लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी, ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. This is equal to t. So finally, ln of 1 minus a theta upon omega naught, this is equal to minus at होगा. बोलो. So 1 minus a theta upon omega naught is e raised to minus at. So finally theta is equal to omega naught upon a, ठीक से देख लेना, 1 minus e raised to minus at. ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है फर्स्ट का. देखिए एक बार. रोटेशन एंगल एज अ Yes, sir. फंक्शन ऑफ टाइम, एक आंसर यही दिया हुआ है. हाँ सर. बी में पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसी थीटा को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बी भी आ जाएगा. बोलिए. Yes, sir. तो बी में जो ओमेगा पूछा है, दिस इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी. तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है 0 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ए, इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू माइनस ए टी ही होगा और t का कोफिशिएंट माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये a गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू e रेज टू माइनस ए टी. ये मेरा b का आंसर हो जाएगा. क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. कॉपी कर लीजिए. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा होगा? 15th. देखो, a solid body rotates about stationary axis, theta दिया हुआ है रेडियन. The mean value of angular velocity and angular acceleration averaged over a time interval t equal to 0 and the time at which it completely stop. तो ये रुकेगा कब? वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो. जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी.
हाँ सर। So omega is nothing but d theta by dt, which is 6 minus 6 t square, isn't it? So t is equal to 1 second पर ये रुक जाएगा, है ना? तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज चाहिए। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी देख लो। t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा की वैल्यू हो गई 6 रेडियन पर सेकेंड और t इज इक्वल टू 1 पर ओमेगा की वैल्यू हो गई 0। तो जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम होगा। यस सर। सो -6 अपॉन 1 दैट इज -6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर मेरा होगा एवरेज एक्सेलरेशन का, होगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes. t इज इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू 0 है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर थीटा की वैल्यू कितनी है? तो 1 पुट कीजिए, 6 माइनस 2 4 रेडियन। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 4 radians per second. एग्जैक्टली। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 4 अपॉन 1, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एंगुलर एक्सेलरेशन एट द मोमेंट व्हेन इट स्टॉप्स, मतलब मुझे अल्फा चाहिए। t इज इक्वल टू 1 पर, यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. तो अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा है 6 माइनस 6 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -12t। यस सर। सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अल्फा हो जाएगा -12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. आया समझ में बी पार्ट का भी आंसर? आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट 16th। Tangential acceleration of a particle starting from rest and moving in a circle of radius 1 meter varies with time as in graph. Find time after which total acceleration of particle makes an angle 30 degree with radial acceleration. तो tangential acceleration यहाँ से देखकर हम कह सकते हैं कितना होगा? √3t। इस ग्राफ से ऐसा बता सकते हैं? बोलो तो सही। y इक्वल टू mx स्लोप tan 60 डिग्री। हाँ सर। Yes, sir. तो v की वैल्यू हो गई √3/2 t स्क्वायर। ये v की वैल्यू हो गई। आपसे पूछा है टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ रेडियल एक्सेलरेशन। तो ऐसे समझिए, ये है रेडियल एक्सेलरेशन, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन।
हो गया ना? Yes, sir. तो बोला है आपसे कि टोटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के साथ 30 डिग्री बनाता है, मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन होगा। मतलब 1/√3 is equal to tangential acceleration which is √3t upon radial acceleration which is v²/r। हाँ या ना? Yes, sir. सर ये वाला आप वापस बता सकते हैं? कौन सा बेटा? सर ये ग्राफ से जो आया वो दूसरे वाले। ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं पासिंग सर, थ्रू। 30 डिग्री वाले। अच्छा ये वाला, तो ये टोटल एक्सेलरेशन, ये दोनों जो ब्लू वाले वेक्टर हैं इसी का रिजल्टेंट है ना? यस सर। तो ट्रायंगल लॉ में tan थीटा इज p/b, ये डायरेक्शन है मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, ये डायरेक्शन है रेडियल एक्सेलरेशन का। तो tan 30 इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन। ओके सर। अच्छा, तो ये मेरा हो गया कुछ ऐसा, √3t, रेडियस कितना दिया 1 मीटर, तो रेडियस तो 1 हो गया, v², तो v है √3/2t², तो ये हो जाएगा 3/4t⁴ इज 1/√3, ऐसा। तो इधर ले जाइए इसको, तो ये मेरा हो जाएगा 3/4t⁴ इज इक्वल टू 3t। तो 3t से t³ की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 3/4 सेकेंड। ऐसा कुछ है आंसर? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक जितना क्वेश्चन आपने पूछा उसमें से ये 16th अच्छा क्वेश्चन लगा, और वो वाला भी ठीक होता अगर उसमें रेडियस पूछता कर्वेचर का, जो मैं बता रहा था, अदरवाइज बाकी सब तो इजी था। सेवेंटीन देखिए, अगेन इस बुक का बेस्ट क्वेश्चन, बुक का नहीं मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आईएरोडोप से चुराया है, लेकिन आईएरोडोप के बुक में ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दिया है, मैंने ऑप्शन बना के यहाँ पे दिया है। तो इस टॉपिक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जब सर्कुलर मोशन चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, इस टॉपिक का काइनेमेटिक वेरिएबल जो सर्कुलर मोशन समझते हैं उसका, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी से हुआ सॉल्व? बोलो बेटा, घर में किसी से सॉल्व हुआ? केविन? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ। और कोई? जयवल, उदय, जयवल आया है कि नहीं आज? हाँ सर। सॉल्व हुआ? नहीं सर, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं सर, ये नहीं हुआ था। ठीक है, चलो देखो, घर जाके देखना, ये इरोडो में सम है, वैसे सेम दिया हुआ, फर्क कितना है उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया हुआ है, प्रॉपर सम दिया हुआ है, मैंने इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया और कुछ नहीं। वो भी अगर देखोगे ध्यान से, इरोडो के जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना मेरे असाइनमेंट में तुम्हें मिलते जाएंगे, और उससे भी ज्यादा मिलते जाएंगे। इरोडो में कोई बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर करना है तो वो कर सकते हो। चलो एनीवे, इधर देखो,
ये सेंटर है, तो P से C को अगर हम मिला देंगे, ऐसे समझो, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल, तो सर्कल में तो मूव कर ही रहा है और फोर्स इधर लग रहा है। तो अब देखो, ये एंगल अगर थीटा होगा तो कॉमन सेंस से, हमारी ज्योमेट्री से, ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर। तो ये एंगल मेरा 2 थीटा होगा। Yes, sir. तो पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, तो मेरे लिए जो एंगुलर स्पीड होगी, वो एंगुलर स्पीड क्या होगी? d/dt ऑफ 2 थीटा। Yes, sir. इसका मतलब है d theta by dt is nothing but omega by 2। हमसे क्या पूछा है? हमसे रेशियो पूछा है d2 थीटा by dt स्क्वायर और d थीटा by dt का। तो d थीटा by dt ओमेगा by 2 होगा। और d2 थीटा by dt स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? तो अल्फा by 2 हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब है मुझे जो रेशियो पूछा है, जो मुझे पूछा है, वो है अल्फा बाई 2 अपॉन ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो क्वेश्चन में। Yes, sir. इसका मतलब है हमें जो पूछा है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर होगा। Yes. बोलो। अच्छा, मतलब अल्फा ओमेगा मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो अब देखो, जो फोर्स लग रहा है वो ये है F। तो इस F का कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन में लगेगा वो F cos थीटा होगा, और जो Yes, sir. टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा वो F sin थीटा होगा। होगा। Yes, sir. सो ये जो F sin थीटा होगा, ये हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दैट इज मास इनटू r अल्फा। बोलो। तो यहां Yes, से sir. अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी F sin थीटा अपॉन m इंटू r। ये अल्फा की वैल्यू मिल गई। Yes, sir. अच्छा, ठीक ऐसे ही जो F cos थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो F cos थीटा की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r होगी। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा F cos थीटा अपॉन r। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के यहां वो सब्स्टिट्यूट कर एम दो, आर आएगा ना? और ओमेगा की वैल्यू यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या हो गया? 2 अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया F sin थीटा अपॉन एम आर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया F sin थीटा, सॉरी, F cos थीटा अपॉन एम आर। तो ये हो गया 2 tan थीटा। ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. लिख लो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके बाद कौन सा पूछा था? 21, 24, 25। 21, 24, 25। ओके।
A particle moves in a circle where linear, what is the value of linear velocity? ओमेगा और आर वेक्टर दिया हुआ है, तो क्यों नहीं होगा? मैं तो बताया था ना, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हाँ सर, ये हो गया। क्यों पूछा? और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मतलब मॉड आर चाहिए मुझे। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने लायक है। बोलो, जिसने पूछा बताओ। सर ये मेरा डाउट नहीं है, बट ये नंबर लिखा हुआ था इसीलिए मैंने बोला। बोलो, जिसका डाउट है वो बताओ। चलो 24 देखो। The kinetic energy K of a particle moving along circle of radius R depends on distance covered, ऐसा वैसा। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर मुझे दिया हुआ है ए एस स्क्वायर, ठीक है। और एस होगा क्या? आर थीटा होगा। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो कैसे लिखूं मैं वही सोच रहा हूँ। अच्छा, पहले तो मान लो यही रहने दो, इतना ही। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर, हाँ यहीं से काम चल जाएगा, इज इक्वल टू 2a एस स्क्वायर अपॉन m। यस सर। तो जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो रेडियल एक्सीलरेशन तो v स्क्वायर बाई आर होगा। होगा ना? यस यस सर। तो रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर होगा, तो वो मेरा हो जाएगा 2a एस स्क्वायर अपॉन m इंटू आर। ये हो गया मेरा रेडियल एक्सीलरेशन। अब टेंजेंशियल भी मिल जाए तो टोटल फोर्स हो, तो टोटल एक्सीलरेशन हो जाएगा, और टोटल एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास टोटल फोर्स हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो रेडियल एक्सीलरेशन हो गया। अब ये वाला जो टर्म है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 2v इंटू dv बाई ds, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2as अपॉन m। हाँ या ना? यस सर। और ये जो टर्म है मेरा v dv बाई ds, यही टर्म टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। यस सर। यस सर। तो यहां से आपको दिख रहा है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज a s अपॉन m, है ना? बोलो। यस सर। तो जो हमारा टोटल एक्सीलरेशन होगा ये हो जाएगा अंडर रूट रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब इतना बड़ा बड़ा टर्म कहां से लिखूं मैं? सो 2a s स्क्वायर अपॉन m इंटू आर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस a s अपॉन m इस पूरे का होल स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? होल टू द पावर 1/2। तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन, तो दोनों के डिनोमिनेटर से मास गायब हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा 2a s स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस ए एस का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा कुछ। तो ए एस दोनों में होल स्क्वायर दिख रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो ए एक बाहर आ गया और एस बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, 2, बोलो, 2s स्क्वायर बच गया, Yes. प्लस 1 हो गया का अंडर रूट हो गया। ऐसा कुछ है आंसर, देखो तो। नीचे आर स्क्वायर भी आएगा। हाँ सर, आर स्क्वायर भी तो आएगा। हाँ बोलो क्या आएगा, क्या छूट गया? अच्छा आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ इसमें का आर स्क्वायर रह गया ना, तो यहाँ पर नीचे में आर होगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का एक टर्म होगा। ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। कौन सा? सर एक 4 का टर्म रह गया आपका। कहाँ रह गया? अच्छा 2 स्क्वायर 4, मैं तो एस बाहर लिया ना। सो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s है सर, तो सर वो 4as/m हो जाए। सर इक्वेशन 1 के उधर, इक्वेशन 1 के पास, अच्छा यहाँ 2s स्क्वायर का एक और 2, यहाँ 4 आएगा। हाँ ठीक कर ले यार, कहाँ मुझे इतना परेशान कर रहा है, रुको मैं कर देता हूँ। यहाँ पर 4 होगा, है ना, तो यहाँ से 2 2 जा 4 जाएगा, तो यहाँ पर 2as/m होगा, तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 होगा, तो 2as कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो मैंने 2 लिखा है ये नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, बी आंसर होगा। यस सर। कॉपी कर लीजिए। एक और कोई बच गया? कौन सा नंबर था? 24। नेक्स्ट कौन सा था? 25। 25 26 खुद से कर लेना, आसान है अब। ठीक है, एक क्वेश्चन तो खुद से कर लेने, तो अगली बार बता दूंगा, इसलिए क्योंकि आधा घंटा बचा है, मैं थोड़ा आगे पढ़ा दूं। ठीक है, ठीक है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना। अब इतना मेरे करने के बाद देखोगे तो हो सकता है तुमसे खुद हो जाए। मैं थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। पिछली बार जो एग्जाम्पल दिया था मैं आपको सर्कुलर मोशन का, उसमें ये दिया था, कोनिकल पेंडुलम दिया था। हाँ सर। यस सर। तो मतलब वो टोटल एग्जाम्पल में कितना नंबर तक हो गया था? 3 1 2 3 4 3 लिखा था। यस। अब 4 समझ लो, मतलब ये ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है, जस्ट ऐसे ही। तो वो सारे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था, सारे एग्जाम्पल देने के पीछे पर्पस क्या था कि ये समझाना कि जहां भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, यही पर्पस था ना? यस सर। तो उसी के कंटिन्यूएशन में एक एग्जाम्पल देखो। सपोज ये एक डिस्क है, जो डिस्क रोटेट कर रहा है, मान लो, रोटेट कर रहा है का मतलब है कि
ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और ये इसका सेंटर है ओ। मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस दूर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक इसी के साथ रोटेट कर रहा है। यस सर। तो ये ब्लॉक इसके साथ रोटेट करेगा, तो ये तो x रेडियस के सर्कल में घूमेगा। यस सर। तो इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो n ऊपर होगा और mg नीचे होगा, ऐसा होगा? यस समझ Yes, समझ रहे हो सब? यस सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बुक है क्या? ऐसे समझो, मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसको रोटेट कर रहा हूँ तो इसके साथ तो ये भी रोटेट हो रहा है ना, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दे रहा है, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं, है ना? यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर इधर लगेगा, बट फ्रिक्शन फोर्स की तो लिमिट होती है ना, हाँ सर। है ना? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट कितना है? तो m ओमेगा स्क्वायर x। ये रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा या बराबर होना चाहिए। यस है ना? तो ओमेगा को v बाई आर जैसे मन करे वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये m गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू g बाई एक्स। सो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट g बाई म्यू g बाई न्यू एक्स, जी। होगा ना? तो कभी कभी ध्यान दिया होगा, अगर ज्यादा स्पीड से रोटेट करो तो ये फिसल के आगे चला जाता है। यस सर। तो Yes. इस केस में जस्ट मैं ये बताने की कोशिश किया कि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। समझे आप लोग? यस सर। यस सर। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूं मैं। साइकिल चलाए हो? यस सर। हाँ सर। कैसे चलाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। नहीं वो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखोगे तो जब आप साइकिल चलाते वक्त टर्न लेते हो तो आप खुद ब खुद बेंड हो जाते हो, ध्यान दिया है? यस सर। यस सर। क्यों होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स? उसको काउंटर करने के लिए। काउंटर कहाँ करना है इसमें? इनर्शिया। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स थोड़ा ना होता है कि उसको मुझे काउंटर करना है। ऐसे समझो, अगर ये लाइन सीधा होता तो ये साइकिल वर्टिकल रहता अपराइट, मतलब अगर ये सीधा जा, बट इसको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या होता है, यही साइक्लिस्ट
अपनी जगह से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में टर्न हो जाता है थोड़ा। Yes, sir. तो जस्ट अब ड्राइंग तो मैं नहीं कर सकता, ऐसे समझो ये साइकिल का व्हील है, ये मान लो तुम हो साइकिलिस्ट हो ऐसे, तो आप अपनी जगह से थीटा एंगल टिल्ट हो गए। ऐसा इसलिए हो गए क्योंकि देखिए ये जो ग्राउंड है जहां व्हील अटैच्ड है, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लगाएगा, इधर ही लगाएगा ना। Yes, और sir. साइक्लिस्ट का खुद का वेट mg इधर होगा, Yes, sir. यही दो फोर्सेस होंगे। लेकिन अगर मुझे सर्कुलर मोशन करना है तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, चाहिए होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो n का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा इस आदमी के वेट को बैलेंस करता है, और ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हाँ सर। सो Yes, हम sir. ऐसे लिखेंगे n cos थीटा इज mg and n sin theta is required centripetal force, that is mv square by r। दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ऐसे ही मीन्स r रेडियस के सर्कुलर टर्न पर अगर v स्पीड से आपको जाना है तो जाने अनजाने में फिजिक्स पढ़ो या नहीं पढ़ो, आपको tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी से बेंड करना होगा। अगर टायर और ग्राउंड के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है तो, अगर कोई फ्रिक्शन है तो वो एडिशनल एडवांटेज है, इससे कम बेंड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? Yes, sir. सो इस कैलकुलेशन में हमने फ्रिक्शन को नहीं लिया है क्योंकि हर टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन अलग अलग होगा ना। So in this calculation, friction is not taken into consideration. But will be an additional advantage if present. समझे? आई बात समझ में? Yes, sir. कभी कभी तुम कहोगे कि सर, अच्छा चलो कोई बात बाद में देखते हैं, कभी कभी बिना टर्न के भी छोटा मोटा टर्न ले ही ले लेते हैं तो उतना फ्रिक्शन संभाल लेता है। कोई दिक्कत किसी को? कहाँ तक थे? अच्छा एग्जाम्पल 4, 5 कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो साइकिल है इसलिए टिल्ट हो गया। सोचो अगर हेवी व्हीकल होगा ट्रक के जैसा तो वो क्या करेगा, वो कैसे टर्न लेगा? सोचा कभी? तो जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उन लोगों के लिए जहां पर भी रोड पर शार्प टर्न होता है वहां पर जानबूझ के रोड ही थोड़ा इंक्लाइंड बनाया जाता है, इसको बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। कैसे, अभी देखते हैं।
ध्यान से देखो, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और एक शार्प टर्न है, तो इसके लिए जानबूझ के रोड को थोड़ा सा टिल्टेड बनाया जाता है। क्यों, वो देखते हैं। तो मान लो थीटा एंगल पे रोड को टिल्टेड बना दिया, मीन्स हमारा जो टर्न लेने वाला रोड है वो ऐसा है। और ये आपका मान लीजिए व्हीकल हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो mg इधर और सरफेस नॉर्मल इधर। तो इस केस में भी क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा और नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। सो n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज इक्वल्स टू mg, और n sin थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दैट इज n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। इसको हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कभी गौर किया है, इधर पुणे साइड घाटी से जाओगे तो रोड जानबूझ के टेढ़ा किया रहता है, जिधर टर्न रहता है उधर? Yes, sir. इसीलिए किया रहता है, नहीं तो वहां पर गाड़ी को टर्न करने में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, मतलब डेट्रीमेंटल होगा। सर्कस देखा है तुम लोग? सर्कस में 2 मिनट वो ऊपर वाला लिखना था। हाँ, लिखने को देता हूँ टाइम। सर्कस में डेथ वेल देखा है? यस सर, देखा है। Yes. हाँ सर। तो उसमें क्या है ना कि उसमें बैंकिंग प्रॉपरली दिखता है। हाँ सर। कहने का मतलब अगर ध्यान होगा सर्कस वाला डेथ वेल तो ऐसा शेप रहता है, कोन के जैसा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा शेप रहता है कोन के जैसा। और तो ये जो एंगल है यही तो बैंकिंग है ना। चारों ओर रोड इतना ही इंक्लाइंड है उस केस में। ऐसे ऐसे कार वाला नीचे से ऊपर जाता रहता है या बाइक वाला, है ध्यान में? हाँ सर। हाँ तो सर। इसमें भी कॉमन सेंस देखो, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया आपका डेथ वेल, तो ये थीटा कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. तो थीटा कांस्टेंट हो गया मतलब tan थीटा कांस्टेंट हो गया। तो देखे होगे कि जब वो स्पीड बढ़ाता है तो ऊपर जाता है, क्योंकि v इंक्रीज करेगा तो r भी इंक्रीज करना चाहिए ना। सर्कुलर पाथ का रेडियस नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होगा ना। समझ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। Yes, और sir. जब स्पीड कम करता है तो नीचे आ जाता है। तो एक्चुअल में ये भी कुछ नहीं, बैंक रोड है, कर्वेचर यहाँ और ज्यादा है इसलिए बैंकिंग प्रॉपरली दिखता है, नॉर्मल रोड में नहीं दिखता होगा। तो ये डेथ वेल भी एंगल ऑफ बैंकिंग का ही एक एग्जांपल है। आया समझ में?
अगेन हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है, अगर फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करेंगे तो जैसे इसमें क्या लगता है कि अगर v स्पीड से r रेडियस, सॉरी, अगर थीटा एंगल बैंकिंग रूट पे r रेडियस का सर्कल में जाना है तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू v की मिलती है। अब गाड़ी चलाने वाला एग्जैक्टली उसी वैल्यू पे थोड़ी ना चलेगा, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है टायर और ग्राउंड के बीच में तो वो आपको एक रेंज ऑफ वैल्यू दे देता है। तो वो रेंज भी सीखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं, बट अभी तो तुरंत ये देख देते हैं। If friction is also taken into consideration, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, then we will get, फ्रिक्शन तो खत्म हो गया होगा तुम लोगों का? यस सर। यस सर। तो हो जाएगा, तो ये भी समझ आ गया। रेंज ऑफ स्पीड, तो हम लोगों को रेंज ऑफ स्पीड मिलेगा इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट स्पीड की, यही होना चाहिए, एक रेंज मिल जाएगा हम लोगों को। कॉपी कर लीजिए इसको।